नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। जब संगठन की सरकार हो तब संगठन चलाना बहुत मुश्किल होता है। सत्ता के साथ संगठन का समन्वय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना और सत्ता में भागीदारी बनाए रखना और उनके कामों को यथास्थिति यथासंभव होते रहते देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि विपक्ष में रहने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल में सत्ता और संगठन का जैसा समन्वय देखने को मिला है, वैसा लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में देखा गया है। और इसके पीछे के सूत्रधार जो हैं, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं, जो कि बैतूल से विधायक भी हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपके 1 साल के सफलतम कार्यकाल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैंने कहा कि विपक्ष में रहें तो आप तो विपक्ष के जो है किंग लोग हैं, आपको विपक्ष का रोल अदा करना आता है, लेकिन संगठन की जब सरकार हो तब बहुत मुश्किल भी आती है। तो इस 1 साल में आपने कितनी चुनौतियों का सामना किया और कैसे समन्वय स्थापित किया? देखिए, ये बात सत्य है कि सरकार और संगठन, जब सरकार रहे तो दोनों को साथ चलाना, एक साथ चलना एक चुनौती भी रहती है और उस पर खरा उतरने का काम पार्टी के नेतृत्व का रहता है। जहाँ तक 1 साल का सवाल है, तो बीच में कई बार ऐसे प्रसंग आए जब कहीं ना कहीं लगा कि हमें सरकार में ये चीज़ बतानी चाहिए। कई बार सरकार को ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री को कि ये बात हमें संगठन को बतानी चाहिए, लेकिन आपसी बातचीत से हमने समन्वय किया और सरकार और संगठन एक साथ चले, उनमें समन्वय रहे, दोनों क्या एक डिस्टेंस भी रहे लेकिन समन्वय भी रहे। ये हमने काम करने का प्रयास किया और इस पे हम बहुत हद तक सफल भी रहे। देखिए, आपकी सफलता का एक बड़ा पैमाना तो ये भी है कि लंबे समय से ये कवायद चल रही थी कि मंत्रियों को पार्टी कार्यालय में बिठाया जाए और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाए और उनका निराकरण भी हो। पर आप इसमें सफल हुए, लगातार मंत्रियों की ड्यूटी लगी और वो कार्यालय में बैठे भी। लेकिन एक बात जो बाहर निकल के आ रही है कि जो मंत्री पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से उनका संवाद नहीं हो पा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी रिपोर्ट भी आपने बनाई है, बनवाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो मंत्री बैठा उससे कितने कार्यकर्ता मिले? ऐसा कुछ रिपोर्ट का प्लान है क्या आपका? मंत्री लोग बैठ भी रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुन भी रहे हैं और इसका पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड, इसका पूरा फीडबैक बनता है। पूरा इसके पीछे सिस्टम काम करता है और जो काम हो सकते हैं वो करने का प्रयास भी करते हैं और होते भी हैं। और कई ऐसे हैं कि बैन परेड में अगर ट्रांसफ़र का कोई आवेदन है तो नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता कुछ चीज़ें। लेकिन मैं आपके माध्यम से कार्यकर्ता तक, आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमने प्रयास तो किया। अगर हम 0 पे थे और हम 80% पे आए तो गलत क्या है? हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ताओं का, मंत्रियों का समन्वय हो और उसके माध्यम से कार्यकर्ता जनता का विश्वास जीतने का काम करे। एक प्रणाली विकसित की है और उस पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सिस्टम को और भी इम्प्रूव करेंगे और जो फीडबैक मिलता है उस पर भी हम काम करते हैं। जी, एक बात और संगठन से जुड़ी हुई है कि आपके यहाँ एक अनुशासन की प्रक्रिया है। अन्य दलों से ज़्यादा आपके यहाँ सख्ती भी होती है। अनुशासन का पालन छोटे बड़े नेता सभी करते हैं, लेकिन पिछले दिनों में देखा गया कि बहुत सारे नेताओं ने गलत बयानी की, बड़े बोलेपन किया और अनुशासन की परिधि को लांघने का प्रयास किया। छोटा कार्यकर्ता जब ये काम करता है तो आपकी पार्टी, आपका संगठन सख्त निर्णय लेता है, लेकिन जब ये बात मंत्रियों, विधायकों या जनप्रतिनिधियों तक आती है तो आपकी पार्टी पीछे हट जाती है और एक पैटर्न बना हुआ है। तलब करते हैं, नसीहत देते हैं और खामोशी, और फिर अगली गलती का इंतज़ार करते हैं। क्यों? देखिए, सभी के लिए एक सा ही फार्मूला रहता है। अगर कोई छोटी गलती करता है तो उसे समझाने का काम करता है, कोई बड़ी गलती करता है तो उसकी निष्कासन जैसी कार्रवाई होती है। इसमें कोई बड़े नेता और छोटे नेता का सवाल नहीं होता है। अगर कोई जिलाध्यक्ष गलती करेगा तो कल को उसकी जगह किसी और को बनाएंगे। अगर कोई विधायक गलती करेगा
तो वहाँ पे हम किसी और के बारे में विचार करेंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक सा फार्मूला है, गलती सुधर जाए, गलती पे संज्ञान लेते हैं और गलती पे अगर लगता है कि बड़ी कार्रवाई करनी है तो वो भी हम काम करते हैं। 2018 का जब चुनाव था, जब आप चुनाव हार गए, तो एक ये मैसेज था कि अब हेमंत खंडेलवाल जी जो है का कैरियर लगभग खत्म। फिर लेकिन आपने 2023 में शानदार कमबैक किया, वो भी एक उद्योगपति प्रत्याशी के। तो क्या सीखा था और कैसे रणनीति बनाई कि आपने 2023 का शानदार चुनाव जीता भी? देखिए, चुनाव में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, आर्थिक तंत्र ऐसा रहता है कि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते। राजनीति में कभी कोई कमी रह जाए, कोई गलती हो जाए, आप अगर कभी सफल नहीं हो तो बनिस्बत किसी और का दोष निकालने के बजाय उन कमियों पे काम करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में हमेशा जीत हार परिस्थिति के हिसाब से, कभी सत्ता है कभी नहीं है, ये सब चलता रहता है। हम तो हर बार पुरानी कमी को दूर करने का प्रयास करें और आगे बढ़े, यही मेरा आचरण है और यही हर कार्यकर्ता का होना भी चाहिए। बिल्कुल। हालांकि उस 2023 के चुनाव के पहले जो हम देखते थे कि आपका जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी था उसने राम दरबार बहुत सारी चीज़ें वो की जो उसको चुनाव जीता, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि पूरी परिस्थितियाँ बदल दी? वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वो कैसे जो है एक बार हार के बाद जीता कैसे जाता है चुनाव? देखिए, कार्यकर्ताओं का विश्वास, आम लोगों का विश्वास, और कई बार लोग खुद ही कंपेयर करते हैं जी। तो ये तो जनता पे छोड़ना चाहिए कि जनता किसे चुनना चाहती है, किसे नहीं चुनना चाहती है। जनता के विश्वास पे खरे उतरने का काम करना चाहिए, वो मैंने किया। एक सवाल और है कि लोग ये भी कहते हैं कि हेमंत खंडेलवाल बहुत अच्छे योजनाकार हैं, बहुत अच्छी रणनीति बनाते हैं और सरकार के लिए बहुत अच्छी योजना बनाने में माहिर भी हैं। इस बात का उल्लेख शिवराज सिंह चौहान ने किया भी था कि सीएम राइज स्कूल की जो योजना है उसके पीछे हेमंत खंडेलवाल का विजन था। इस सरकार में कोई ऐसी योजना दे रहे हैं क्या? कुछ है विचार की, कुछ क्या है? नहीं, उस समय भी जब कोई दिमाग में कोई ऐसी बात आती थी तो सरकार को देते थे। अभी भी मैंने बहुत सारे विभाग में जो मेरे पास फीडबैक आते हैं, जो मेरे दिमाग में जो बात आती है वो मुख्यमंत्री तक मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अभी जो हमारी सांची को स्ट्रेंथनिंग करने का काम है, एनडीडीबी से जो टाई अप हुआ और हमारा सांची ब्रांड 10 साल में हमारा दूध का जो कलेक्शन था वो 8 लाख लीटर पे अटका हुआ था, अभी 12 लाख लीटर पे आया। ये सुझाव देने का सरकार की तरफ से गुजरात जाके पूरी उसका योजना का अध्ययन करने का काम मैंने ही किया। मैंने ही सरकार को, मेरे नेतृत्व में 2-3 लोग हमारे एक्सपर्ट थे, उन्होंने सरकार को ये फीडबैक दिया और उस पर सरकार ने अमल किया। तो स्कूल के बाद दूध के उत्पादन पर हेमंत खंडेलवाल की नज़र है कि मध्य प्रदेश जो है डेयरी के प्रोडक्ट्स में भी आगे बढ़े। एक सवाल और है कि देखिए, सामान्यतः सरकार मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तो बहुत लेती है, इंटरनल सर्वे भी होते हैं। आप चूँकि संगठन में हैं, संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या संगठन के पदाधिकारियों की रिपोर्ट कार्ड की कोई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं क्या? देखिए, ये कोई सेट फार्मूला नहीं है। मंत्रियों की समीक्षा का काम मुख्यमंत्री और हमारा संगठन करता है, पदाधिकारियों के काम की समीक्षा हम करते हैं और मेरे काम की समीक्षा भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा होगा। तो ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जो पद पे है उसकी कोई ना कोई समीक्षा करता है, उसके जो नेक्स्ट जो लोग होते हैं, जो उससे ऊपर होते हैं या उस जिम्मेदारी को देने वाले होते हैं, वो लगातार समीक्षा करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ और मेरी भी कोई कर रहा है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती रहती है और होती भी है और होनी भी चाहिए। आपकी सरकार ने, संगठन ने मिलकर निगम मंडलों में सारी नियुक्तियां कर दी और उसका चूँकि बहुत लंबे समय से वो अटकी हुई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे बड़े जो प्राधिकरण हैं शहरों के, वो कहाँ अटक गए? क्या पेच फंसा है उनमें? आप इस बात का धन्यवाद नहीं देंगे कि 15 साल बाद कुछ प्राधिकरण गठित हुए। मैं फिर पुराने सवाल पे आऊँगा कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसका एप्रिसिएशन करने के बजाय उसमें एक आध कमी रह गई तो वो निकाल रहे हैं। ज़्यादा अच्छा होता हम कुछ करते ही नहीं। अगर हमने मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि आपने 15 साल बाद निगम मंडलों में नियुक्तियाँ की, ये बहुत बड़ा काम था जो आपने सहज 1 साल से भी कम समय में कर दिया, लेकिन भोपाल इंदौर जो प्राधिकरण हैं
विकास प्राधिकरण, वहाँ नियुक्तियाँ क्यों नहीं हो पा रही हैं? 60 से ऊपर निगम मंडल में हमने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है। जी। मैं समझता हूँ एक बड़ा अंक है। कुछ पद रह गए हैं। क्या 2028 के चुनाव की सारी रणनीति मैं आपको बताऊं और आपके माध्यम से नीचे करूं? कुछ चीज़ें तो हमारे पास रहने दीजिए, जब वक्त आएगा तो हम हर वो काम जो करना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं के हित में होगा, वो सारे करेंगे, चाहे एल्डरमैन हो, चाहे जन भागीदारी हो। अभी तो ज़िले में हर समिति में बनाने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में कोऑपरेटिव में भी करेंगे। हर वो पद जो कार्यकर्ताओं को देना चाहिए, वो जो समय पार्टी के द्वारा निर्धारित है उस पर वो नियुक्ति करेंगे। जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था अभी, तब दिल्ली से 2 ही प्रत्याशी घोषित किए गए। तब लग रहा था कि भाजपा तीसरा प्रत्याशी नहीं उतारेगी। फिर अचानक हेमंत खंडेलवाल जी ने क्या तय किया, कैसे तय किया कि चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी? हमारे 2 ही प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की हमारी तैयारी थी। दिल्ली ने भी हमारे 2 ही प्रत्याशी घोषित किए थे। कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस में आंतरिक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो हमारे देखने में आई। हमने ये बात केंद्रीय नेतृत्व को बताई, और जब हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे संगठन ने ये समझा कि हम तीसरे प्रत्याशी को लड़ा भी सकते और जिता भी सकते हैं, तो हमने तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा और हमारी पूरी रणनीति उसको चुनाव मैदान में जिताने की थी। और अगर वोटिंग होती तब भी हमारा तीसरा प्रत्याशी विजयी होता। मतलब आपके पास जो वोटों का गणित भी आपके पक्ष में था? ये कांग्रेस से आप पूछिए कि वो प्लेन लेके 2 दिन से खड़े हैं और उनके 64 की जगह वही बता रहे हैं 38 बैठे, तो वो 26 लोग कहाँ गए वो बताएंगे। जब वो नहीं संभाल पा रहे अपने लोगों को, तो क्या राजनीति में मैं इतनी सुचिता थोड़ी रखूंगा कि वो वोट दे और हम ना ले। अगर वो वोट देते तो हम लेते और हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतता। इसी के साथ कांग्रेस एक आरोप बार बार लगाती है, उसमें वो आरोप तो बाद में बोलूँगा, निर्मला सप्रे कहाँ हैं? बीजेपी में है, कांग्रेस में है। और एक आरोप जो कांग्रेस का कि निर्मला सप्रे को बीजेपी इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि वो उपचुनाव से डरती है। हालांकि ट्रैक रिकॉर्ड आपका बहुत अच्छा है उपचुनाव का। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कांग्रेस का कोई विधायक अगर कांग्रेस के साथ है या अनुशासन में है या नहीं है, इसका जवाब आप कांग्रेस से पूछिए ना। मैं क्या जवाब दूंगा उनका प्रत्याशी कि उनकी पार्टी में क्या स्थिति है? ये तो वो बताएंगे कि उनके प्रत्याशी की क्या स्थिति है, उनके विधायक की क्या स्थिति है। दूसरा, चूँकि आपके पिताजी बड़े राजनीतिज्ञ रहे, उनका बहुत रुतबा भी था और बड़े सम्मानी भी थे, ऐसी कौन सी सीख है जो आपको याद आती है और उस सीख पे आप अमल करते हैं? आपके पिताजी की कोई ऐसी सीख जो राजनीति में दी गई हो आपको? वो एक ही बात कहते थे कि जीवन में आज जियो, कल बहुत अपेक्षाएं ना करो, जो काम मिले उसे ईमानदारी से करो, कोई भविष्य को लेके बहुत बड़ी कोई प्लानिंग मत करो, जैसे जैसे समय आता जाए अपने काम को ईमानदारी से निर्वाह करो। आने वाला समय चुनाव का रहेगा, नगरीय निकाय के चुनाव भी है, उसके बाद और भी चुनाव आने हैं, तो क्या रणनीति रहेगी और क्या है आपकी चुनौती? मानते हैं आप विपक्ष को, आप जिस तरीके का बिखराव अभी देखने को मिला कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का काम कांग्रेस करे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरा मजबूत है। हमारे यहाँ हमारा जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी लगातार दौरे करते हैं, मंडल की, बूथों की बैठक होती है, हमारे लगातार प्रशिक्षण चलते हैं। कोई भी चुनाव आए, हम पूरी तरह हर चुनाव के लिए तैयार हैं। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और आने वाले सभी चुनाव में हम विजयी हों, इसकी हमारी पूरी तैयारी भी है और पूरी रणनीति भी है। मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे विधायकों के बारे में यह भी कहा जाता है, पता नहीं कितना सच है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो 2-2, 4-4 बार जीतने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना पैड वर्कर बना दिया है, जो उनके कहने। ये क्या ऐसी चुनौती है क्या पार्टी के लिए? मैं समझता हूँ किसी और दल की तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बार बार ये कार्यकर्ता समझता है ये बात को कि हमारे लिए पार्टी फर्स्ट है, उससे पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी है, फिर हम हैं। तो हमारे लिए कोई भी नेता सम्मानित हो सकता है, लेकिन पार्टी से ऊपर नहीं। हमारे हर कार्यकर्ता के लिए पार्टी और पार्टी का संगठन ही सबसे
पहले है और वही पार्टी का वो धर्म वो निभाता है। एक आखिरी सवाल कि 1 साल का यदि आप आत्म मूल्यांकन करते हैं तो सिर्फ ये कौन सी कमी रह गई कि जो आप सोच रहे थे कि इस 1 साल की प्लानिंग में मुझे करनी थी, या सब जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ है? देखिए, 1 साल में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता था जो सोचा है वो होगा। मैंने कार्यकर्ताओं से समन्वय का, उनका विश्वास जीतने का काम किया। केंद्रीय नेतृत्व जो हमसे अपेक्षा करता है उस पे हम खरा उतरे। सत्ता और संगठन का समन्वय बना रहे इसका काम किया। लेकिन मुझे एक बात की कमी रही कि मेरे लाखों कार्यकर्ता जिनसे मुझे मिलना चाहिए, जिनसे मुझे बातचीत करना चाहिए, जिनका फीडबैक लेना चाहिए, शायद संख्या बहुत बड़ी होने के कारण और उतना समय ना होने के कारण मैं हर कार्यकर्ता या हर जनप्रतिनिधि से नहीं मुलाकात कर पाया। अगले सालों में मेरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता, ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों से बातचीत करूं और पार्टी और आम लोगों की क्या फीडबैक है वो लेके संगठन को भी हम उसमें कोई कमी है तो ठीक करें और सरकार को भी अगर कोई फीडबैक देना है तो वो काम करें। अच्छा, आपके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, भाई जग जाहिर है। डेली बात होती है आपकी, सलाह मशवरा होता है? डेली तो मेरी बात नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत लगती है कि मुझे कोई बात कहनी है तो वो फ़ोन कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ करनी है तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। कोई समय निर्धारित नहीं, लेकिन बातचीत ज़रूर होती है। हेमंत जी, मैं जब मेरा ये एपिसोड का जब समापन होता है तो मैं एक नेता का नाम लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जो मेहमान है वो एक लाइन में उस नेता को परिभाषित करे। तो मेरा आग्रह है, मैं आपसे पूछूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने इस देश को दुनिया में बुलंदियों पे पहुंचाने का काम किया। गृह मंत्री अमित शाह। एक लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद अगर निर्णय लेने का किसी में मादा और अपने विचारों को लेकर जो ठोस कदम उठाते हैं तो वो अमित शाह हैं। राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। निश्चित तौर पे एक ऐसे परिवार के हैं जिन्होंने अधिकतर समय सत्ता में बिताया, लेकिन उनके जो पालक थे, उनके पूर्वज थे, वो कौन सी कमी छोड़ गए जो सारी सीख उनको नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक निर्णय लेने की क्षमता वाला मुख्यमंत्री जो अपने विचारों के साथ अडिग है और इस प्रदेश को ऊंचाइयों पे ले जाने का काम करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कांग्रेस के एक सम्मानित नेता थे, लेकिन कांग्रेस उनका क्या उपयोग कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो तो कांग्रेस के नेता ही बताएंगे। एक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। अभी तो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के पक्ष में है या दिग्विजय सिंह के खिलाफ है, ये तो उनके वर्तमान अध्यक्ष और दिग्विजय सिंह ही बता पाएंगे। हेमंत खंडेलवाल। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य नागरिक हूँ, आपके सामने हूँ। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने BSTV को समय दिया। तो ये थे मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, जिन्होंने सादगी से और हमारे सारे तीखे सवालों के जवाब भी दिए, पार्टी की रणनीति भी बताई और आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी हेमंत खंडेलवाल जी के संगठन की है उस पर भी चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।